नमस्कार। पिछले वीडियो व्याख्यान में कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध की हमने चर्चा की थी। आज हम कर्नाटक के तृतीय युद्ध और उसमें अंग्रेज़ों की सफलता के कारणों की चर्चा करेंगे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं किया था। यद्यपि फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, परंतु वे मौके की तलाश में थे। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। पुनः भारत में दोनों शक्तियां एक दूसरे से भिड़ गई। इस समय तक एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय राजनीति में हो चुका था। वो ये कि अंग्रेज 1757 में प्लासी का युद्ध जीत के बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। अतः उनकी शक्ति और संसाधन फ्रांसीसियों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गए थे। भारत में फ्रांसीसी हितों की रक्षा और खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लैली को 1757 में भारत भेजा। यद्यपि वो एक साहसी और वीर सेना नायक था, परंतु बहुत क्रोधी था और अति उत्साही था। इसलिए वो जोश में आकर बिना सोचे समझे कई बार निर्णय ले लेता था, जिसका बहुत अधिक खामियाजा फ्रांसीसी कंपनी को भुगतना पड़ा। भारत आते ही लैली ने सेंट डेविड के किले पर गोलीबारी प्रारंभ की और उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने तंजौर पर अधिकार करना चाहा। तंजौर के शासक का फ्रांसीसी कंपनी पर बहुत अधिक पैसा बकाया था, परंतु अंग्रेज़ों की मदद से तंजौर का शासक सफल रहा और लैली जो है उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। इससे फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची। तंजौर में पराजय का मुंह देखने के पश्चात लैली ने दक्षिण में जो अंग्रेज़ों का गढ़ था मद्रास, उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हालांकि उसके जो सलाहकार थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और इसके लिए उसने हैदराबाद से बुसी को भी बुला लिया। ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हैदराबाद में भी जो है इससे फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। 1758 में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास को घेर लिया, लेकिन इसमें फ्रांसीसियों को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और इसी बीच एक अन्य जहाजी बेड़ा भी अंग्रेज़ों की सहायता के लिए आ पहुंचा था। फलस्वरूप 1758 में लैली को बाध्य होकर अपना घेरा उठा लेना पड़ा। इन घटनाओं ने लैली की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। उसके पास न तो पर्याप्त साधन थे और न ही उसे गृह सरकार से कोई सहायता मिल पाती। फिर भी लैली अंग्रेज़ों से छिटपुट युद्ध करता रहा। 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई हुई। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और उन्हें जो है बुरी तरह से बुसी को गिरफ्तार कर लिया गया। हताश होकर लैली ने मैसूर के शासक हैदर अली से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता की याचना की, परंतु हैदर अली मदद का वादा करके भी मुकर गया। अब अंग्रेज़ों ने मद्रास का बदला लेने के लिए फ्रांसीसियों का जो गढ़ था पौंडीचेरी, उस पर उसका घेरा डाल दिया। 8 महीने की घेराबंदी के पश्चात मजबूर होकर लैली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया और उन लोगों ने फ्रांसीसियों के केंद्र माही और जिंजी पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से ये जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था, इसने भारत में फ्रांसीसियों की सत्ता को बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसने केवल फ्रांसीसियों की सत्ता ही नहीं, इसने लैली का भी दुखद अंत किया। लैली की असफलता से प्रसन्न होकर फ्रांस की सरकार ने उसे वापस बुलाया और मृत्युदंड की सजा दी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता अंतिम रूप से स्थापित कर दी।
उधर यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ 1763 में, तो भारत में भी दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो गई। ये मैं अपने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको बता चुकी हूँ कि जब भी यूरोप में युद्ध होता था दोनों देशों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में, तो विश्व में जहाँ भी कहीं इन दोनों देशों की कंपनियां, सेनाएं होती थी, वो युद्ध करने लगती थी। तो जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, तो भारत में भी दोनों कंपनियों के मध्य संधि हो गई। पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया, लेकिन वो इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। और इसके साथ ही बंगाल में भी फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। अब अंग्रेज जो है सही अर्थों में भारत के भाग्य विधाता बन गए। यद्यपि 1818 तक फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में थोड़े बहुत संघर्ष होते रहे, परंतु वास्तव में 1763 में फ्रांसीसियों को परास्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता एवं अंग्रेजी कंपनी की सफलता के क्या कारण रहे थे। इसका सबसे प्रमुख कारण तो ये था फ्रांस का यूरोप की राजनीति में उलझना। फ्रांस जो है उस समय यूरोपीय राजनीति में उलझा हुआ था, इसलिए वो भारत की तरफ अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। जबकि जो अंग्रेज व्यापारिक कंपनी थी, वो अपने इसके तुलना में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम किया और उन्हें इसका फल भी मिला। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, अंग्रेजी और फ्रांसीसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अंतर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। फ्रांस की सरकार तानाशाही, स्वेच्छाचारी प्रकृति की थी। वहाँ फ्रांस की सरकार में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। फ्रांसीसी सरकार अपने हितों की सुरक्षा में अक्षम थी और इसी का प्रभाव भारत में फ्रांसीसी हितों पर पड़ा। इसके ठीक विपरीत इंग्लैंड की सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध थी। इसी कारण जहां फ्रांसीसियों को मौका पड़ने पर अपनी गृह सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं प्राप्त होती थी, वहां अंग्रेज़ों को अपनी सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होता था। और इसी कारण अनेक फ्रांसीसी इतिहासकारों ने अपने देश की असफलता के लिए फ्रांस की भ्रष्ट एवं अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तरदायी माना है। केवल ये दो ही कारण नहीं थे, एक और भी महत्वपूर्ण कारण था फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी की प्रकृति में अंतर। मूल रूप से इन दोनों कंपनियों का गठन ही बिल्कुल भिन्न था। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो शेयर होल्डर ना होके एक सरकारी कर्मचारी थे। स्थापना सरकारी पूंजी से हुई थी, तो उसका व्यापार बढ़ाने में फ्रांसीसियों की कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। समय पे सहायता नहीं मिल पाती थी। कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि डुप्ले जैसी मजबूत स्थिति में होने पर भी डुप्ले जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा, इसलिए सफल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः निजी व्यापारिक कंपनी थी, तो उसमें जो है वे लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहे। कंपनी के डायरेक्टर्स भी चाहते थे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, और सुदृढ़ मजबूत आर्थिक स्थिति के चलते ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अंग्रेज़ों को धन का अभाव नहीं हुआ, जबकि फ्रांसीसी हमेशा धन की कमी से ग्रस्त रहे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफल रूप नहीं दे सके। एक और कारण था फ्रांस की सरकार की दिलचस्पी भारत की अपेक्षा अन्य उपनिवेशों में कहीं अधिक थी। उपनिवेशों में फ्रांस की सरकार की दिलचस्पी बहुत कम थी, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं में ही इतनी उलझी हुई थी कि वह उपनिवेशों पर ध्यान नहीं दे पाती। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार उपनिवेशों की स्थापना, विस्तार और सुरक्षा के लिए ज़्यादा तत्पर थी, और इसीलिए उसने भारत में अंग्रेज़ों की प्रत्येक संभव सहायता की।
इन सब कारणों में एक और महत्वपूर्ण कारण हम जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो है फ्रांसीसी नौसेना की कमजोरी। अंग्रेजों की असफलता और फ्रांसीसियों की सफलता दोनों की सामुद्रिक शक्तियों के चलते हुई। अंग्रेजों का जो इस समय सामुद्रिक बेड़ा था वो यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली था। स्पेनिश आर्मेडा की पराजय के पश्चात अंग्रेजी नौसेना की धाक पूरे विश्व में जम गई थी। मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं था और भारत के व्यापार पर वही नियंत्रण रख सकता था जिसका सामुद्रिक मार्ग पर अधिकार हो। और सामुद्रिक मार्ग पर अधिकार के लिए स्वाभाविक था कि नौसेना पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए। अतः इसीलिए अंग्रेजी नौसेना की ताकत ने फ्रांसीसियों की पतन को अवश्यंभावी कर दिया था। यहाँ तक कि इस बारे में इतिहासकार स्मिथ भी मानते हैं कि अंग्रेजी जो नौसेना है उसकी ताकत ने ही फ्रांसीसियों की असफलता को संभव बनाया। अंग्रेजों का कुशल सैन्य संगठन जो फ्रांसीसियों के मुकाबले वो अधिक सुसंगठित थे, प्रशिक्षित, अनुशासित थे। इसके अलावा फ्रांसीसियों को दीर्घकालीन युद्ध करने का अनुभव नहीं था। अंग्रेज इसमें दक्ष थे, इसलिए भी फ्रांसीसी पराजित हुए। फ्रांसीसियों को सुरक्षित आधार का अभाव, इसमें जो है हम उन जो सुरक्षित आधारों में हम उन चीज़ों की गणना करते हैं जो इनके भौगोलिक केंद्र थे। फ्रांसीसियों के पास अंग्रेज़ों की अपेक्षा जो भौगोलिक महत्व के स्थान थे उनकी कमी थी। फ्रांसीसियों की शक्ति का प्रधान केंद्र पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी मद्रास की अपेक्षा कम व्यापारिक सुविधाओं वाला भौगोलिक स्थान था। इसी प्रकार अन्य जो सामुद्रिक किनारे हैं उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहने से उनकी अपेक्षाकृत स्थिति अधिक मजबूत थी। यद्यपि मॉरिशस फ्रांसीसी नियंत्रण में था, लेकिन वहां से भारत में आसानी से सहायता पहुंचाना संभव नहीं हो सकता था। इसके विपरीत अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करके भारत में अपना सुदृढ़ आधार स्थापित किया। फलस्वरूप अंग्रेजों को धन की कमी नहीं हुई, जिससे फ्रांसीसी हमेशा ग्रस्त रहे। एक इतिहासकार ने लिखा है कि डुप्ले ने मद्रास में भारत विजय की चाबी खोजने का प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर ली। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो है दोनों कंपनियों के पदाधिकारियों में जमीन आसमान का अंतर। जहां अंग्रेज कंपनी को क्लाइव, लॉरेंस जैसे पदाधिकारियों की सेवाएं प्राप्त थी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने साहस नहीं खोकर धैर्य के साथ अपनी योजनाएं कार्यान्वित की, आपसी तालमेल से और सौहार्द से काम किया। इसके विपरीत फ्रांसीसी पदाधिकारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। डुप्ले, बुसी, लैली ये सभी हालांकि योग्य व्यक्ति थे, लेकिन जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी, जैसे अदूरदर्शिता, हठधर्मिता, क्रोध, घमंड, आपसी असहयोग, उसके कारण वे अंग्रेजों के मुकाबले में असफल रहे। इसके अलावा हम यदि व्यक्तिगत रूप से किसी को दोष डालें तो उसमें हमें डुप्ले की दोषपूर्ण नीतियों को भी इसमें स्थान देना होगा। डुप्ले ने व्यापार से ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। बिना मजबूत आर्थिक आधार के उसने अपने आप को राजनीतिक षड्यंत्रों में इतना उलझा लिया कि वो इससे होने वाले दुष्परिणामों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। दूसरी तरफ अंग्रेज जो है उन्होंने अपना प्रारंभिक रूप से ध्यान अपनी कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगाया और उसकी सरकार का भी उन्हें पूर्ण समर्थन रहा और इसी कारण वो अंत में सफल रहे। इन सभी प्रमुख कारणों के चलते फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के हाथों पराजित हुए।
केवल भारतीय व्यापार ही नहीं, भारतीय राजनीति पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और फ्रांसीसियों को केवल कुछ सीमित क्षेत्रों पर, भारत में कुल सीमित क्षेत्रों पर नियंत्रण से ही संतुष्ट होना पड़ा। अब इसने कर्नाटक के आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा ने अंग्रेज़ों को भारत में निर्णायक रूप से भाग्य विधाता बना दिया। धन्यवाद।